यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूँ, ठीक, ताकि ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए कि अपन क्या चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब एक बात तो ये कि अभी तक जो हम वर्गीकरण पढ़ते थे साइंस में, वो लिविंग एंड नॉन लिविंग पढ़ते थे। बात उतने की उतनी है कि रियलिटी जैसी है उसको वैसा ही कहा जाए, है ना, या उससे भिन्न कहा जाए। तो हमको ये देखना है कि ये दोनों शब्दों में क्या रियलिटी को कहा जा पा रहा है, नहीं कहा जा पा रहा है तो कैसे कहा जाए, एक बात। दूसरा, मानव को हमने सोशल एनिमल कहा, क्या इसमें मानव का सम्मान हुआ? सम्मान का अर्थ है वो जैसा है उसको वैसा आंक पाना, है ना, मूल्यांकन, जैसा है वैसा आंक पाना। क्या हम हिंदी में जब बोलते हैं तब उसको पशु बोलने में शायद अच्छा नहीं लगता होगा, तो सामाजिक प्राणी बोलना पड़ता है। एक बात। तीसरी बात, जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग किया और पाया कि पौधे गुस्से और प्यार को पहचानते हैं, और कहा कि भाई पौधों में जीवन होता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस तरह मानव में कोई जीवन है जो गुस्से और प्यार को करता है या पहचानता है, उस तरह से पौधों में भी कोई जीवन नाम की चीज़ है ना। और यदि ऐसा है तो उनको खाना काफ़ी है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पौधों में जीवन होता है, इससे क्या इंप्रेशन हमको आता है कि वो मानव जैसी ही कोई अविकसित चीज है ना। तो ये पौधों में जीवन होता है, ये क्या मामला है? फिर हमने कह दिया भाई ये जीवन है जो पशु शरीर को चलाता है, मानव शरीर को चलाता है। फिर ये सवाल खड़ा होने लगता है, क्या मच्छर में भी ऐसे ही जीवन होता है ना? फिर किस शरीर को जीवन चलाता है, इसको कैसे पहचाना जाए? बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्राण शक्ति, प्राण, और जीवनी शक्ति, जीवन शक्ति। एग्जैक्टली प्राण और जीवन। अब यदि हम देखें और क्लियर, तो हम किधर इशारा कर रहे हैं? हम सुनते हैं कि मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिलता है ना, बड़ा मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? स्पेसीज, इसको भी, ये भी एक व्यू हमको यहाँ से निकल के आता है। और कोई बात, और कोई क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो? 84 लाख योनि बोलते हैं, मैंने क्या जीव योनि, जो भी है ना, ऐसा कुछ संदर्भ हैं जो इस तरह से आते हैं। हमको उनका कोई ठोस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, अपने ढंग की बात है। हाँ हाँ, और इससे मुक्ति को हमने मोक्ष कहा, आवागमन से मुक्ति, इस शरीर चलाने के झंझट से मुक्ति मिल जाए, है ना, ऐसी भी एक बात सुनने में आती है। और कुछ प्रशांत जी क्वेश्चन पूछा था कि
रासायनिक क्रिया से बायोकेमिकल कैसे हो जाए? नहीं, वो तो जीवन कैसे, मैंने कुल मिला के वो कह रहे हैं जीवन कहाँ से आ गया, उसकी चर्चा को मैं अभी थोड़ा सा यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि उसका एक कैनवस और है अभी। हाँ। और कुछ? चलिए आगे फिर बहुत सारी बात। ये कुछ वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल इनको मैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए करता हूँ, है ना, कि बेसिकली हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कि किस तरह से हम अभी एजुकेशन को ले रहे हैं, है ना, और उसमें किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एक तो ये प्राण और जीवन, ये क्लैरिटी हमारी बन जाए तब हमको ये समझ में आता है कि कोई भी जो प्राण क्या मतलब कि सांस लेने की क्रिया है, तो एक कोशिका का सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके फलस्वरूप उसके भीतर संकुचन प्रसारण का होना और इस आधार पे मल्टीप्लाई होने की एक स्थिति का बनना, ये शुद्ध रूप से कोशिका शुद्ध रूप से एक जड़ मामला है। ये हमारी क्लैरिटी बनती है। फिर दूसरी हमने एक बात की, आशा, विचार, इच्छा, समझना, सोचना, इमेजिनेशन वगैरह वगैरह, ये हमने कुछ बात किया कि ये कुछ जीवन शक्तियाँ हैं। ये सारी कहाँ पे होती हैं? ये जीवन में होती हैं और ये जड़ नहीं है, ये एक सेपरेट एंटिटी है। और ये कुल मिला के प्राण शक्ति जो है जड़ का मामला है, कोशिकाओं का मामला है ना, शरीर का मामला है। एक बात ये थोड़ी सी क्लियर होती है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि कैसे पहचाने कि किस शरीर को जीवन चलाता है ना। उसके बाद ये बाकी खुलना शुरू होगा। किस शरीर को जीवन चलाता है? जिसमें प्राण हो उसको। नहीं, किस शरीर को जीवन चलाता है, तो एक तो ये हमको समझ में आया कि मानव में हमने जीवन को पहचाना, मानव स्वयं में एक जीवन है, शरीर को चलाता है। और जीवन को, इस शरीर को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? पहली बात तो क्यों चलाता है? क्यों चलाता है? मानव शरीर को वो समाधान पाने के लिए चलाता है, लेकिन अभी तो समाधान का ज़्यादा मतलब नहीं है। मिनिमम में वो किसी शरीर को चला सके तो जीवन किस शरीर को चला पाता है? जीवन शरीर को कैसे चलाता है? जिसका ब्रेन के थ्रू। तो यदि किसी शरीर में इतना विकसित ब्रेन नहीं है जो कि जीवन के सूचनाओं को शरीर पे प्रसारित कर सके और शरीर की सूचनाओं को जीवन तक वापस पहुंचा सके, तो ये इतना डेवलप्ड ब्रेन यदि नहीं है तो उस शरीर को जीवन नहीं चला सकता है ना। जैसे एक ड्राइवर को गाड़ी से कम्युनिकेट करने के लिए हैंडल, एक्सीलेटर, ब्रेक, कुछ सामान चाहिए तो मेरा गाड़ी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। तो इस तरह से जीवन का शरीर के साथ कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम एक विकसित मस्तिष्क चाहिए। दूसरा, हमको ये भी समझ में आता है कि जो मानव को रिस्पॉन्ड करे, है ना, जो मेरी बात को पहचान सके, तो ऐसे सारे शरीर जिनको मानव को सिखा सकता है, जिनको हम ट्रेन कर सकते हैं, इसका मतलब उधर भी कोई ऐसी ही चीज है जो इन सिग्नल्स को ले पाती है। ठीक? तीसरा, एक टेक्निकल बिंदु कि वो जो शरीर है, विकसित मस्तिष्क वहीं पे है जहां शरीर सप्त धातु से मिलके बना है। ये आयुर्वेद का एक बहुत स्टेब्लिश्ड सात धातुएं, हड्डी, रक्त, मांस, मज्जा, है ना, वीर्य वगैरह वगैरह, और एक और छोटा सा कुल मिला के उसमें जीने की आशा।
जीवन है तो जीने की आशा, उसमें जिंदा रहने की आशा मिनिमम उसमें मौलिक है। जीने की आशा के फलस्वरूप ही भय उसमें दिखाई देता है। कौन सा भय? प्राण भय। जिंदा रहना चाहता है। ये 4 पैरामीटर्स, इन 4 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर फिजिकल हैं, जिनको फिजिकली भी एग्जामिन किया जा सकता है। 2 पैरामीटर बिहेवियरल हैं, जिनको बिहेवियर में क्रॉस चेक किया जा सकता है। ठीक, बढ़िया, साफ सुथरा है। 3 नंबर ये जड़ ही है। हाँ, नहीं सॉरी, 2 नंबर ये जड़ ही है। नहीं। सिर्फ उसे मस्तिष्क है। नहीं, सिखाने का जो माने जीवन में किसी घटना को रिपीटेडली रिपीट होने से, है ना, उसमें जो एक स्वीकृति बनता है, माने आप उसको, जैसे कबूतर को आप चिट्ठी पकड़ा देते हैं और वो आपकी डिजायर्ड जगह में कहीं पहुंचाता है। डॉल्फिन के साथ मानव का जिस तरह से एक बिहेवियर देखने को मिलता है, कुत्ते के साथ, गाय के साथ जिस तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है, तो मालिक को अलग तरीके से पहचानना, बाकी को अलग तरीके से पहचानना, ये जो बिहेवियर पैटर्न हमको देखने को मिलता है, तो ये उसमें एक सिखाने की प्रक्रिया है ना। तो ये वो ट्रेन होने की प्रक्रिया है। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लगता है, मच्छर शरीर को कोई जीवन चलाता है या कुछ और मामला है? जीवन मने अब देखिए, जो भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा अपन प्रिसाइज रहेंगे। जीवन का अर्थ है वो आशा, विचार, इच्छा, है ना, समझ, अनुभव, 10 क्रियाओं से संपन्न इकाई जो मैं ही हूँ, आप ही हैं, जो इस मानव शरीर को चलाता है ना। ऐसी ही कोई चीज़ मच्छर शरीर को चलाती है, या वो शरीर अपने आप में कोई चीज़ है ना। एज यू एज इट, मच्छर शरीर को कोई जीवन चला सकता है क्या? इवन द मॉस्किटो इज हैविंग अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रूड है, particular type of light attracts him, particular type of light repels. This is one. Secondly, even if there is a particular moment nearby, mosquito उसको प्राण भय है, तो how will you fit it? तो बहुत आराम से हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि धीरे धीरे मैं केवल बात को रखते जाऊंगा, आप लोग उस पर देखते जाएंगे। तो अब हम आधार हमारे सामने हैं, है ना। जैसे एक कुत्ते को 2 बार रोटी डालने से वो हमारे पीछे पीछे घूमता है, और 2 बार डंडा मारने से आपको देख के 10 फुट दूर से गुजर जाएगा, है ना। एक बिहेवियर पैटर्न हमको दिखाई देता है। उसी तरह से एक मच्छर को मारने से मच्छर भागता है, लेकिन दोबारा वहीं बैठता है। ठीक, मच्छर को हम कोई स्ट्रेन करने की कोशिश करें, बैठ के वापस इधर वाले कंधे पे ही बैठना है ना, पालतू मच्छर है ना? तो मच्छर को हम पालतू बना लें और अपने आदेशों को कुछ पालन करा सकें, कुछ ट्रेन कर सकें, तो दिखता है कि ये दोनों, ना तो उसमें प्राण भय दिखता है, वो डर के मारे भगता है, ऐसा नहीं है। तो उस वाइब्रेशन, उस एटमॉस्फेयर में जो हलचल है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता को पहचानता है ना। जैसे एक पौधा गर्मी को, सर्दी को, खाद के कम होने को, ज़्यादा होने को, शरीर किसी अनुकूल मटेरियल को पहचानता है। जहर डाल दो, अलग तरह का मामला, पोषक चीज़ डाल दो, अलग तरह का मामला। तो इससे थोड़ा सा अब हमको एक डायरेक्शन में और जाना पड़ेगा इन आधारों को चेक करने के लिए।
अब हमको पता है अवस्था, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। पदार्थ अवस्था में दो क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं, पहचानना और निर्वाह करना, रिकग्नाइजिंग एंड बिहेविंग। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पदार्थ में दो क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं, पहचानना और उसके अनुसार बिहेवियर, उसके अनुसार उसमें, जैसे लोहे के एटम, धरती में लोहे का एक जगह इकट्ठा मिलना, एल्युमिनियम का, सारे मेटल्स का एक अलग तरह से इकट्ठा मिलना, लोहे का लोहे के रूप में बने रहना। तो लोहे के एटम एक दूसरे को पहचानते हैं और ज़ोरदार ढंग से एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, जिसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। और सॉलिड और गैस और लिक्विड में क्या फ़र्क है? ये मॉलिक्यूल कितने दम के साथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक। लोहा पहचानता है कि एल्युमिनियम के साथ में नहीं जुड़ना है, ठीक। तो किससे जुड़ना है ये भी एक पहचानना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है ये भी एक पहचानना है। सारा जुड़ना और ना जुड़ना उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है, कोई लड़ाई नहीं है। पहचानना, निर्वाह करना, ये हमको स्पष्ट होता है। अब प्राण अवस्था को देखते हैं तो वहाँ भी पहचानना और निर्वाह करना, लेकिन क्वालिटी बदल गई, क्वालिटी और एनरिच हो गया ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, आम का नीम का बीज आजू बाजू लगाया जाए, नीम का बीज उसी मिट्टी में से कड़वे तत्वों को, आम का बीज उसी मिट्टी में से मीठे तत्वों को, है ना, और दोनों अपनी अपनी मौलिकता के साथ में ग्रो करते हैं, है ना। आम का फल मीठा ही रहता है, नीम का फल कड़वा ही रहता है ना। पहचानना, निर्वाह करना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वायर के नीचे में पेड़ आ जाएगा तो अपने डायरेक्शन को बदल लेता है ना, उसको धक्का नहीं मारता है जाके। पहचानना, निर्वाह करना। ऐसे में ही आप कहेंगे बहुत सारे पौधे मांसाहारी हैं, ये कैसा होता है? तो कुल मिला के जिस तरह से पौधे ज़मीन के नीचे से अपने लिए अनुकूल तत्वों को पहचानते हैं और उनको ले लेते हैं, उसी तरह से पहचानना और निर्वाह करना का ही फैलाव, वो जो मांसाहारी पौधे के रूप में हम सुनते हैं, यहाँ तक हमको दिखाई देता है। अब जब प्राण की बात कर रहे हैं तो जीव का शरीर, मानव का शरीर, वो सब यहीं पे है ना। जैसे मानव जहर को देख के पहचानने के उसके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है आँख से उसका कलर देखना, कोई एक्सपेरिमेंट करके देखना, इससे भी पहचान सकता है कि ये जहर है। दूसरा तरीका हो सकता है आखिरी ट्रायल हो, पर शरीर बताएगा, है ना। तो ये शरीर में पहचानना, ये प्राणावस्था का मामला हो गया और ये इधर का मामला हो गया। अब हम बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर में देखें तो पशु में एक मानने की क्रिया, मानने के आधार पर पहचानने की क्रिया, पहचानने के आधार पर निर्वाह करने की क्रिया। ये हमको मैमल्स में दिखता है ना। रिपीटेड एक्शंस के आधार पर किसी क्रिया को पहचानना। एक आदमी बार बार रोटी देता है तो ये मेरा मालिक है। मालिक तो हमने ही अपने आप को कहा है, कुत्ता तो पहचानता है कि इससे रोटी मिलती है, ठीक। इसको मानने से मतलब रिपीटेड एक्शन। इसको समझने के लिए एक कहानी सुनना पड़ेगा। है ना। ज्ञान जो है, एक राजा था, उसकी एक बकरी थी,
पुराने राजाओं को काम वाम काफ़ी कम रहता था, तो बहुत सारे प्रयोग वो करते रहते थे। अभी के राजा काफ़ी बिजी रहते हैं। तो उसने कहा कि जो मेरी बकरी का पेट भर देगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। बकरी के बारे में बोलते हैं वो कितना ही पेट भरा हुआ हो, कुछ भी खाने को आएगा, एक मुंह जरूर मारेगी। अब मंत्री सबको बनना है। हर दिन कोई राजा की बकरी को लेके जाता, सुबह से शाम तक मन लगा के दबा के खिलाता। शाम को बकरी राजा के पास वापस, राजा फिर उसको हरी दूब खिलाता, बकरी फिर खाने लगती। बोलते नहीं भरा। अगले दिन कोई दूसरा लेके जाता, तो 365 दिन राजा की बकरी फ्री में। हर दिन दिवाली। तो एक दिन कोई समैया फाउंडेशन से पहुंचा, आपकी भाषा में स्वामी महेंद्र जी पहुंचे। अब महेंद्र जी पहुंच गए। समैया जी बोले बकरी का पेट नहीं भरता। बोले कोई बात नहीं, आज मेरे को ले जाने दो। महेंद्र जी ले गए। शाम को बकरी को वापस लेके सोमैया जी के पास। अब सोमैया जी हरी घास खिलाएं, बकरी मुंह उधर कर दी। जिंदगी में पहली बार आश्चर्य कि बकरी को कुछ खिलाओ और बकरी ना खाए। उन्हें सोचा कुछ इसको गलत फहमी हो गई है। फिर 2-4 बार किए। जितनी बार घास आगे करें उतनी बार मुंह उधर। बोले क्या किया है ये तो बताओ। बोले पहले मंत्री बता दो, बना दो, बाद में बताता हूँ। इस बीच में आपका मूड बदल गया क्या पता। बोले ठीक है चलो। बोले क्या किया। बोले मुझको पता है कि इस शरीर को एक जीवन चलाता है और जीवन में मानने की क्रिया होती है, तो मैंने उसका ही प्रयोग किया है। एक हाथ में हरी घास, दूसरे हाथ में छोटा सा डंडा। घास को जैसे ही बकरी खाती है उसकी नाक पे एक डंडा। सुबह से लेके शाम तक, शाम तक बकरी को मानना, पहचानना, निर्वाह करना तीनों हो गया। कि घास का मतलब डंडा है। नहीं मानने का मतलब डंडा है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया गया है, कभी बिल्ली के ऊपर, कभी बकरी के ऊपर। लेकिन निष्कर्ष हमने कुछ भी निकाल दिए कि घंटी बजाने से लार टपकती है। घंटी बजाने से वो जीवन समझता है कि अब भूखा, अब खाना मिलेगा, इसलिए लार आती है ना। उसका बायोलॉजिकल मामला नहीं है, वो मामला जीवन का है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मानना, मानने के आधार पे पहचानना, पहचानने के आधार पे निर्वाह करना, इवन चिंपांजी में पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी तक को मानने की क्रिया के रूप में देखा गया। माने इतना डेवलप्ड है ना। तो मानने की क्रिया के रूप में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हमको मिलते हैं। मानव की बात करते हैं तो मानव में जानना, जानने के आधार पर मानना, मानने के आधार पर पहचानना और पहचानने के आधार पर निर्वाह करना। है ना। तो जान कर जीना ये मानव का गरिमा है, महिमा है, वैभव है। लेकिन बिना माने जीना, बिना जानकर जीने की भी सुविधा है। इसलिए हम छोटी क्लासेस में किसी श्लोकों में पढ़ते रहे, बिना ज्ञान के मानव पशु समान है,
क्योंकि पशु भी मानना पहचानना निर्वाह करता है, मानव भी मानना पहचानना निर्वाह करता है, तो क्रिया के रूप में दोनों बराबर हो गए। बढ़िया, ठीक। इस रूप में अब हमको ये पता चलता है कि सारा, यदि किसी में सिखाने का क्रिया नहीं हो पाता है, जीने की आशा नहीं दिखती है, शरीर सप्त धातु से बना हुआ नहीं है, विकसित मैसेज नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम फिजिकली बिहेवियरली काफ़ी क्लियरली चेक कर सकते हैं यदि हम इस पे रिसर्च प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, है ना। डिस्कवरी चैनल के लिए, पूरे के पूरा शिक्षा जगत के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है ना। यदि हमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, पूरा का पूरा चारों अवस्थाओं को, अभी जिनको हमने केवल लिविंग और नॉन लिविंग में नॉन लिविंग तो ठीक है पदार्थ, लेकिन जब लिविंग की बात आती है तो हम केवल सेलुलर आदमी को भी केवल शरीर मानते हैं। तो अब हमको पता चला कि ये जीवन नाम की चीज़ जो किसी पशु शरीर को या मानव शरीर को चलाता है, तो तीन स्थितियां हो गई। एक तो केवल वो शरीर जो केवल प्राण कोशिकाएं हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि पेड़ पौधों को कोई जीवन चलाता है या पेड़ पौधों में जीवन होता है, इसका क्या मतलब है? क्या लगता है, पेड़ पौधे को कोई जीवन चलाएगा? विकसित मस्तिष्क, सिखाने की क्रिया, शरीर सप्त धातु से बना, जीने की आशा। फिर ये पौधा गुस्से और प्यार को कैसे पहचानता है ना? मानव जब गुस्से में रहता है तो उसके शरीर की स्थिति क्या होती है, या उसकी ओवरऑल स्थिति क्या होती है? व्यवस्थित होती है कि अव्यवस्थित होती है? चेहरा तमतमाता हुआ, सारा शरीर कांपता हुआ, आवाज़ लड़खड़ाती हुई, ठीक। ये एक अव्यवस्थित व्यवस्थित वाइब्रेशन है कि अव्यवस्थित वाइब्रेशन है? और ये किस में है? प्राण शरीर में है ना। शरीर एक प्राण अवस्था की इकाई है। तो एक प्राण अवस्था की इकाई का, जैसे छुई मुई का पौधा, एक पहचानना निर्वाह करना उसमें होता है। छूने से सभी पौधों में प्रभाव पड़ता होगा, छुई मुई में इतना अधिक है कि वो आंख से विजिबल है। यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी या और कोई छोटी चीज़ लगा के देखी जाए, हो सकता है मानव के छूने से सभी पौधों पे कोई प्रभाव पड़ता होगा। तो कुल मिला के एक प्राण अवस्था की इकाई का प्रभाव दूसरी प्राण अवस्था की इकाई पे, आदमी खुश होता है, एक पूरा का पूरा व्यवस्थित वाइब्रेशन और एक स्मूथ एक व्यवस्थित वाइब्रेशन, एक तरह का पहचानना और निर्वाह करना। तो पेड़ पौधों में गुस्से और प्यार को लेके जो भी एक्सपेरिमेंट और जो भी इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन हुए, कुल मिला के उसने पहचानना, उसमें क्या हुआ? पहचानना, निर्वाह करना, इतना ही हुआ। कोई मानव जैसी, कोई जीवन जैसी कोई चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। Will you please feed the concept of resistance in case of insects? Resistance means once there is a concept of resistance कि फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो को एक स्पेसिफिक केमिकल दिया जाए तो शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मॉस्किटो मरते नहीं, नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट केमिकल। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। And second is in case of plants and animals both सभी adaptation. एडेप्टेशन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वाकई में अब हम बात शुरू किए हैं, अभी तक तो खेल कूद चल रहा था। अब हम वाकई में चीज़ों को समझा जा सकता है और एक धरातल है जहां हम सारी बात कर सकते हैं। अब हमको ये समझ में आता है कि को एग्जिस्टेंस है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। इस तरह से एक पूरा को एग्जिस्टेंस हमको, ये जितने प्रकार के परमाणु बने, इसको किसने तय किया होगा कि 108 ही 120 होना चाहिए?
जितने प्रकार की पेड़ पौधे की स्पेसीज़ बनी, जितने प्रकार के पशु पक्षी बने, जिस प्रकार के इनके डिज़ाइन बने, जिस प्रकार का मानव का शरीर है, क्यों 4 हाथ नहीं लग गए, क्या भविष्य में लगेंगे। अब इस तरह का बहुत सारा एक फैलाव आता है। जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं उस क्वेश्चन में एक सूत्र पहले आया था, हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। पदार्थ अवस्था का धर्म होने को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्राण अवस्था में पुष्टि, ग्रोथ, जीव अवस्था में जीने की आशा, मानव में सुख पूर्वक जीने की आशा। ये जो हर इकाई स्वयं में प्रमाणित होने के अर्थ में है, इसका बेसिक जो फाउंडेशन है, कल जैसे कुछ चर्चा हो रही थी, पानी का मिट्टी के संपर्क में आना, सारे अम्ल और क्षार का बनना, अम्ल और क्षार के फलस्वरूप, है ना, जैसे कल एक बात आई थी कि मेरुदंड में और उसका सांस लेना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि सारा एक सेल का सारा मटेरियल और सारा उसका रेशो उपलब्ध होने के बावजूद आदमी जब उसको मिलाता है तो उससे सेल नहीं बनता है। जितना टिश्यू कल्चर है, जितना भी सारा कल्चर है, उसमें जो बेसिक सेल है वो हम नेचर से ही लेते हैं। अभी तक सेल हम नहीं बना पाए हैं, जबकि उसका सारा कॉम्बिनेशन, सारा मटेरियल हमको हमारे पास उपलब्ध है, सब रेशो हमारे पास उपलब्ध है। देखिए ये भी एक कैसा, तो बेसिकली स्वयं के प्रमाणित होने का जो मामला है, तो एक हम फिनोमिना देखते हैं कि एक पौधे के नीचे से, जड़ के नीचे से मिट्टी हटा दिया जाए तो भी उसका ग्रोथ नहीं रुकता है। तो हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है। यदि उसके प्रमाणित होने में कुछ भी विरोध पैदा होता है तो प्रकृति में उससे बेहतर डिज़ाइन जो उसमें सस्टेन कर सके, स्वयं स्फूर्त इवॉल्व होता है। एडप्टेशन भी उसके प्रमाणित होने के अर्थ में है। अभी भी ये उत्तर और गहरा हो सकता है, उसका फाउंडेशन अगले चैप्टर में बनेगा। इसका और गहरा उत्तर में हम जाएंगे, जहां इसका रूट है उसको जब अगला चैप्टर आ जाएगा तब हम इसमें एक बार फिर से जाएंगे। हाँ जी, क्या क्या क्लियर हो गया? प्राण जो है, तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये नॉन लिविंग को अब हमको कहना पड़ेगा, एक तो प्राण अवस्था है जहां पे केवल सेल्स हैं, कोई जीवन नहीं है। फिर दूसरा क्या है? पशु पक्षी शरीर हैं, जिसको हमने कहा जीव अवस्था, जहां पे जीवन केवल किसी शरीर को चला पाता है। जीवन में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको प्रमाणित करने के लायक शरीर वो नहीं है, है ना। जैसे मानव शरीर का जो डिजाइन है, ये कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त शरीर है। एक बात पहुंच रही है कि नहीं? जीवन में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। इस कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए मानव से कम शरीर में काम नहीं चलेगा, है ना। तो मानव के शरीर का डिज़ाइन, एक बार मैं शिविर कर रहा था, सब तरह के लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो पशु शरीर और मानव शरीर पे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक अलग पॉइंट रखा जो मेरी कंसिडरेशन में पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि आदमी का जो डिज़ाइन है हाथ का, ये किसी पशु में, किसी भी एनिमल किंगडम में नहीं है। ये 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल और ये 3 डायमेंशनल। वो शरीर शास्त्री थे। तो जीवन में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का होना और विकसित मस्तिष्क का इतना विकसित होना
कि वो संपूर्ण को समझने और संपूर्ण को जी सके, इसके लिए अनुकूल शरीर केवल मानव शरीर है। पशु शरीर में ये सुविधा नहीं है, वहाँ जीवन केवल शरीर को चलाने तक सीमित रहता है। तो एक वो शरीर जहाँ पे जीव अवस्था, जहाँ पे जीवन केवल किसी शरीर को चला पाता है। तीसरा ज्ञान अवस्था, जहाँ पे वो अपने आप को तृप्त करता है, समाधान पाके तृप्त करता है। तो इस तरह से ये दो से काम नहीं चलेगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमको चार अवस्थाएं कहना पड़ेगा, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। बढ़िया, ये हो गया, ये हो गया। मैन इज ए सोशल एनिमल। अब एनिमल को यदि एनिमल बोलते हैं तो कहाँ चला गया? पशु हो गया। उसको बोलने में शर्म आती है, प्राणी बोलते हैं तो कहाँ चला गया? और नीचे आ गया, प्राण अवस्था में चला गया। केवल शरीर है, केवल पेड़ पौधा जैसा है। मानव के साथ में न्याय नहीं हुआ। मानव जैसा है, मानव के होने का जो पर्पस है वो इसको व्यक्त नहीं। हमने क्या बोल दिया? मानव दो पैर का जानवर है। ठीक है, जानवर है, जानवर जैसा जिए। फिर क्यों हम उससे न्याय की अपेक्षा करते हैं? आदमी को सोशल एनिमल बोलने के बावजूद उससे न्याय की अपेक्षा है कि नहीं है? न्याय की अपेक्षा छोड़ दें, क्योंकि वो तो एनिमल है। एनिमल तो न्याय पूरा नहीं करता है। तो मानव को क्या कहना होगा? सामाजिक न्यायिक इकाई। ये मानव का सम्मान है, इसलिए उसको इतिहास में पहली बार या अभी तक पहली बार ज्ञान अवस्था की इकाई कहा। ऐसी अवस्था जो ज्ञान के लिए प्यासी है, जहां ज्ञान होने की संभावना है। यस, ज्ञान का जो एक्सप्रेशन है वो मानव और मानव के बीच में न्याय के रूप में। यहाँ मुझे दिक्कत ये है कि जो क्लासिफिकेशन आपने किया है उसमें जो गुणों का वर्णन आपने किया है, पदार्थ और प्राण दोनों में पहचानना, निर्वाह करना, और बाद में एक एक गुण बढ़ रहा है। तो ये देखिए, इसको अपन क्लियर कर लें। नहीं, आपने समझाया था। नहीं, मैं और क्लियर कर दूं। पहचानना, इधर सिर्फ निर्वाह करना लिखे तो नहीं चलेगा पदार्थ में? नहीं, क्योंकि अगर एक साथ रहते हैं तो उसको पहचानना न माना जाए। चलो शब्दों की तो देखो, मैं अभी शब्दों में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, है ना। कंटेंट को हम एम्बिग्यूटी ना हो, समझ में आ जाता है तो फिर वैसे ही सेट हो जाता है। बाकी चीजें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे सेम हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो पहचानता है और फिर उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन किए हुए, पहचान के खत्म नहीं हो गया है, पहचानता है और उसकी कंटिन्यूटी को बनाए हुए है, इसलिए निर्वाह करते रहता है। शब्द ही हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्लैरिटी की बात यह है कि जब हम प्राण अवस्था को पहचानना, निर्वाह करना कह रहे हैं, तो पशु पक्षियों के शरीर, मानव का शरीर यहीं पे डिफाइन हो गया। ये केवल उसके बिहेवियर पे बात हो रही है। तो यहाँ जीवन पक्ष की बात हो रही है। उधर दिक्कत नहीं है मुझे, बस वही ठीक, चलिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, फाइनली ये हो गया। पौधों में जीवन होता है? बिल्कुल नहीं होता है, नहीं तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। और किस शरीर को जीवन चलाता है? अब आप ये फैसला कर सकते हैं, ये कंसिडरेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अब ये क्लियर हो गया कि जीवन किस शरीर को चला सकता है ना। अब आप कुछ एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्या वो शरीर जिनको जीवन चला सकता है, क्या उनकी संख्या 84 लाख है? इस परिभाषा, ये एक्सप्लेनेशन जो हुआ है उसके हिसाब से जीवन सिर्फ मानव को चला सकता है, मानव शरीर को, लेकिन एक और मेनली मैमल्स, पशु पक्षी शरीर। यस, पशु भी शामिल है उसमें, पशु शामिल है ना? लेकिन एक जो जीवन की प्रचलित परिभाषा है वो तो हमको बदलना पड़ेगा, ऐसा लगता है। वनस्पति को भी हम जीवन ही मानते हैं। अभी मैं वही कह रहा हूं, अभी हम सेल के सांस लेने को जीवन मानते हैं। वो प्राण रचना है, वो प्राण क्रिया है, उसको अपन सेपरेट किए। ठीक, जीवन का मतलब है अक्षय बल शक्ति संपन्न, निरंतर सुख की चाहना के साथ
अमर और समाधान से सुखी होने वाली कोई चीज, ये किसी भौतिक रासायनिक चीज की डिमांड नहीं हो सकती है। फिश इसीलिए वेजिटेरियन मानते हैं। नहीं वो जो होते हैं इसका ये भी मतलब नहीं है जिसमें जीवन नहीं है वो सब हमारे खाने के लिए है, है ना। अब क्या हो गया, अब हमको देखना पड़ेगा फिर से। जैसे कुछ फिशेस ऐसी हैं जिसमें क्लियरली जीवन नहीं है, ये जो छोटी फिश बिल्कुल पानी में, जेली फिश वगैरह जो छोटी छोटी फिश हों। अब जो बड़ी फिश हैं उसमें किस में जीवन है कि नहीं है उसका आधार एक क्लियर आता है निकल के। डॉल्फिन का बिहेवियर बहुत क्लियर निकल के आ रहा है, वहाँ हम हो सकता है क्लियरली कह सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ों में हमको शोध करने की ज़रूरत है। आधार बहुत स्पष्ट हैं। चलिए मैं अब कह रहा हूँ आधार स्पष्ट हैं, शोध करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। नमस्कार।